नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। स्वतंत्रता के उपरांत ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत का दौरा किया। इसी दौरान शाही भोज के अवसर पर कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीवी चक्रवर्ती ने इनसे पूछा कि अंग्रेजों के भारत छोड़ने में भारत छोड़ो आंदोलन की क्या भूमिका थी, जिसका जवाब देते हुए क्लेमेंट एटली ने कहा था कि गांधी जी के आंदोलन का हम पर कोई खास असर नहीं पड़ा। रक्षा सेनाओं में असंतोष और नौसेना की बगावत ने हमें समय से पहले भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। क्लेमेंट एटली जिस बगावत की बात कर रहे थे वो था नौसेना विद्रोह, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इस विद्रोह ने भारत की आज़ादी का रास्ता आसान बनाया, और जानने वाले हैं इसके कारणों को, चर्चा करने वाले हैं इसके मुख्य घटनाक्रम पर, और अंत में देखने वाले हैं इसके महत्व को। मेरा नाम है मनोज कुमार और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इस सेवा की शुरुआत को। 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने EIC मरीन नाम से इसकी शुरुआत की। 1892 ईस्वी में इसका नाम बदल दिया गया और रॉयल इंडियन मरीन कर दिया गया। 1932 में इसे रॉयल इंडियन नेवी कहा जाने लगा। 1939 तक अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के शंखनाद तक इस सेवा में केवल मार्शल कौम ही शामिल होती थी, परंतु जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो सभी कौम की यहाँ भर्ती चालू कर दी गई, अर्थात खुली भर्ती चालू हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अधिकांश नौसैनिकों को निकाल दिया गया और जो सैनिक बचे उनकी स्थिति बद से बदतर हो गई। ना तो उन्हें अच्छा भोजन मिलता था, ना ही अच्छे कपड़े मिलते थे, और ना ही इनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाता था। यहाँ तक कि इनके साथ नस्लीय भेदभाव भी होता था। इन्हें सुअर, कुत्ता भी कहा जाता था। इस अत्याचार में HMIS तलवार नाम का जहाज सबसे आगे था और जिसके कमांडिंग अफसर थे FM किंग। इसी जहाज पर एक रेडियो ऑपरेटर काम कर रहे थे जिनका नाम था BC दत्त। ये नवयुवक थे और अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के पक्षधर थे। इन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान नाम से एक संगठन बना लिया था और इसके सदस्य स्वयं को आज़ाद हिंदी कहते थे। जब भी ये संगठन अपनी कोई बैठक करता था तो कैंटीन में ही करता था। इस संगठन के द्वारा निर्णय लिया गया कि अभी ब्रिटिश सत्ता कमज़ोर है, मौके का फ़ायदा उठाया जा सकता है और विद्रोह किया जा सकता है। यही वजह है कि इस संगठन के द्वारा मुख्य विद्रोह से पहले छोटी छोटी विद्रोह की चिंगारियों को जन्म दिया गया। इस संगठन ने निर्णय लिया कि 1 दिसंबर 1945 को हम विद्रोह करेंगे, अर्थात कुछ चिंगारी डालेंगे। 1 दिसंबर का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि ये नेवी डे होता था और बाहर से कुछ लोग भी युद्धपोत पर आते थे। योजना के मुताबिक कार्यों को अंजाम दिया गया और नौसैनिकों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए और यूनियन जैक को जला दिया। यूनियन जैक जो है वो नेवी का झंडा था जो ब्रिटिश सरकार का था। इसी दौरान RK सिंह नाम के एक नाविक ने इस्तीफा भी दे दिया। इससे पहले इस्तीफा देने की कोई घटना नहीं होती थी। नेवी में केवल कोर्ट मार्शल ही होते थे, परंतु इस विद्रोह की चिंगारी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा दबा दिया गया। 2 फरवरी 1946 को एक चिंगारी फिर से उठी और इस जहाज पर जितनी भी कारें थी उन पर भारत छोड़ो लिख दिया गया। इन कारों में FM किंग की भी कार थी। घटना की जांच की गई और ये पाया गया कि इसके लिए BC दत्त जिम्मेदार हैं। तत्पश्चात इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 17 फरवरी 1946 को फिर से सैनिकों ने कैंटीन में हंगामा कर दिया और ये मांग की कि उन्हें अच्छा खाना मिलना चाहिए और अगर अच्छा खाना नहीं तो काम नहीं, जिस पर FM किंग ने भद्र टिप्पणी करते हुए कहा कि भिखारियों को चुनने का कोई अधिकार नहीं होता। फलस्वरूप जो नौसैनिक थे उनमें अंदर ही अंदर आग सुलगने लगी। 18 फरवरी 1946, ये तिथि मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है। सामूहिक रूप से सैनिकों ने हड़ताल की घोषणा कर दी और जो नौसैनिक थे वो बिना भोजन करे ही सो गए।
इसकी खबर बीबीसी और ऑल इंडिया रेडियो ने सब जगह सुनाई। अर्थात जो विद्रोह की जो सामूहिक शुरुआत थी वो हुई 18 फरवरी 1946 को। अगले ही दिन नौसैनिकों ने यूनियन जैक के स्थान पर कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे लगा दिए। 20 फरवरी 1946 को यह विद्रोह विकराल रूप धारण कर चुका था और इस विद्रोह में मद्रास, कलकत्ता, कराची, जामनगर, विशाखापट्टनम और कोच्चि के नौसैनिक भी शामिल हो गए और उन्होंने अपने अपने युद्धपोतों पर विद्रोह की घोषणा कर दी। देखते ही देखते 20,000 नौसैनिक इस विद्रोह में शामिल हो गए। विद्रोह की विकरालता को देखते हुए नौसेना अध्यक्ष J.H. गॉडफ्रे समझौते के लिए तैयार हो गए, परंतु विद्रोही सैनिकों ने कहा कि हम केवल और केवल राष्ट्र नेताओं के कहने में चलेंगे। जहां विद्रोही सैनिक ये बात कर रहे थे, वहीं कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुप्पे साधे हुए थे। कांग्रेस में एकमात्र नेता थी अरुणा आसफ अली, जो इस विद्रोह का समर्थन कर रही थी। उन्होंने नेहरू को पत्र लिखा था कि वो तत्काल HMIS तलवार पर पहुंचें, नाविकों से मिलें, परंतु सरदार पटेल इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे। वो ये मानते थे कि अगर नौसैनिक ये विद्रोह करेंगे और हम हस्तक्षेप करेंगे, जो सत्ता हस्तांतरण है वो आसानी से नहीं होगा। और नौसैनिक विद्रोह कर रहे हैं जो अपने आप में बहुत बड़ी अनुशासनहीनता है और ये अनुशासनहीनता स्वतंत्र भारत को भी परेशान करेगी। जब कांग्रेस कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रही थी और ना ही इन विद्रोही सैनिकों का समर्थन कर रही थी, तो गॉडफ्रे उत्साहित हो गए और इन्होंने नौसैनिकों को धमकी दे डाली कि इन सैनिकों का क्रूरतापूर्वक दमन कर दिया जाएगा और अगर हमें यह आवश्यकता पड़ी कि विंग को ही नष्ट करना है तो इस पूरी विंग को भी नष्ट कर दिया जाएगा। इसी के साथ इन्होंने HMIS ग्लासगो, जो श्रीलंका में तैनात था, उसे आदेश दिया कि वो भारत की तरफ कूच करे। साथ ही सैनिकों की रसद सामग्री रोकने के भी आदेश दिए। तत्पश्चात नौसैनिक गुस्सा गए और उन्होंने तोपों का मुंह शहर की तरफ मोड़ दिया और कहा कि यदि रसद सामग्री रोकी गई तो वो गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल को उड़ा देंगे। कुछ समय पश्चात कम्युनिस्ट पार्टी इनके सपोर्ट में आई और हजारों की संख्या में लोग रसद सामग्री लेकर बंबई के तट पर पहुंचे और यहाँ से रसद सामग्री HMIS तलवार में पहुंची। कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में ही मजदूर इकट्ठा हुए और इनके समर्थन में बंबई में एक हड़ताल की गई। ब्रिटिश सरकार द्वारा जुल्मियत का प्रदर्शन करते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया, गोली चलाने के आदेश दिए गए और लगभग 228 लोग मारे गए। कलकत्ता में भी नायब बोधन साहब ने अपने कमांडिंग अफसर को थप्पड़ मार दिया। जब इनसे सॉरी बोलने के लिए कहा गया तो इन्होंने कहा कि अंग्रेजों को, और वो भी सॉरी नहीं, जिसके बाद इनका भी कोर्ट मार्शल कर दिया गया। 23 फरवरी 1946 गांधी जी के सुझाव पर सरदार पटेल समझौते के लिए आगे बढ़े और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों लोग सैनिकों की हड़ताल समिति के अध्यक्ष MS खां से मिले और इन्हें कहा कि आत्मसमर्पण करवाइए और आश्वासन दिया कि इनके साथ नरमी बरती जाएगी और इनकी सेवा में पुनर्बहाली भी होगी। लाख समझाने बुझाने के बावजूद सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और कहा कि हम भारत माता के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, अंग्रेजों के सामने नहीं। इसके बावजूद भी HMIS अकबर नाम के जहाज पर जो सैनिक थे उन्होंने समर्पण करने से इनकार कर दिया गया। इस युद्ध के बाद लगभग 400 सैनिकों को जेल भेजा गया और बाद में जिन्हें नौकरी से बर्खास्त भी कर दिया गया। स्वतंत्रता के उपरांत भी इनकी नौकरियां बहाल नहीं हुई। इन नौसैनिकों ने बार बार चाचा नेहरू को पत्र लिखे और यहाँ तक कि इन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा भी प्रदान नहीं किया गया। उम्मीद है कि नौसेना विद्रोह के संबंध में आपके कंसेप्ट और फैक्ट क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।